जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। तो बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर, जहां पर लाल किले की प्राचीर से जमकर बोले भारत के प्रधानमंत्री। दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया है कि पहले उनका जो भाषण था सबसे बड़ा वो 98 मिनट का था। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 104 मिनट तक भाषण दिया है, यानी करीब करीब आप कह सकते हैं 2 घंटे पीएम मोदी बोले हैं। लेकिन इस 2 घंटे में वो क्या कुछ बोले हैं, 2 घंटे का भाषण आपको सुनने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 पॉइंट में वो बड़ी बातें कि आखिर पीएम मोदी ने 2 घंटे करीब जो बोला है उसमें क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी बातें थी, क्या अहम बातें थी। बताने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद हैं। रजत, 2 घंटे करीब में मोदी ने क्या क्या बोला वो आप बताइए। देखिए, उन्होंने देश दुनिया की राजनीति से लेकर के भारत के हर विषयों पर बातचीत की है। हम आपको वो पॉइंट एक एक पॉइंट समझाएंगे और उसके मायने भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको हिंट दे देते हैं। ट्रंप पर बोला है, चाइना पर बोला है, घुसपैठ पर बोला है, पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार गीदड़ भभकी आती है उसको लेकर के बोला है, देश के अंदर जो भाषा विवाद चल रहा है उसको लेकर के बोला है, और इतना ही नहीं, रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। जो लगभग विपक्ष अक्सर कहता है कि प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते हैं, उसकी बात कर रहे थे। युवाओं की प्रधानमंत्री ने बात की है। इसके अलावा आरएसएस को लेकर भी बात की है। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आरएसएस को लेकर के लाल किले की प्राचीर से बोलना ये अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि आरएसएस पर तमाम विपक्षी पार्टियां उस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की प्रधानमंत्री ने बात की है, जीएसटी की बात की है प्रधानमंत्री ने, ओबीसी की बात की है, और एक और इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं और उन्होंने सरकारी फाइलों को लेकर के तंज भी कस दिया है कि लगातार सरकारी फाइलें अटकी रहती हैं। अब एक एक करके अपने दर्शकों को बताते हैं, और सबसे पहले बताते हैं जो पूरी दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है, टैरिफ। अमेरिका जो पूरी दुनिया पर टैरिफ थोप रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अब ट्रंप को उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है और कह दिया है कि कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, डेयरी किसानों, मछुआरों से संबंधित किसी भी प्रतिकूल मामले में मोदी दीवार की तरह खड़ा है। भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के खिलाफ हो। मैं उन लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूं जो ऐसी भी किसी भी प्रकार की नीति को थोपने की कोशिश करेंगे। यह सीधे तौर पर ट्रंप को चेतावनी थी, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत के इन सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एफटीए डील को लेकर के ये दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से वो लगातार ट्रंप टैरिफ के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मोदी दीवार की तरह खड़ा है, भारत दीवार की तरह खड़ा है, और किसी भी घुसपैठ को, किसी भी तरह की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है, और अपने किसानों के साथ, मछुआरों के साथ, डेयरी किसानों के साथ खड़ा है। और ये दिलचस्प तब भी हो जाता है यहाँ पर रजत, जब ये बयान प्रधानमंत्री का मोदी का आता है। इससे करीब 12 से 14 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से ये भी धमकी दी गई कि अगर पुतिन और ट्रंप की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो इसके कुछ प्रभाव जो है वो भारत पर भी पड़ सकते हैं। तो ये भी चेतावनी, एक तरीके से धमकी जो है अमेरिका की तरफ से लगातार दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत का रुख है वो इस मामले में अड़ियल है। तो ये कहा गया है। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये साफ कर देना, मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें यही कि भारत ने साफ कर दिया है, और एक ऐसी जगह से साफ किया है जहां से पूरा हिंदुस्तान जो है न सिर्फ सुनता है बल्कि वहां से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है कि लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है या भारत जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर सीना तान के खड़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान पर क्या कहें? पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार धमकियां आती हैं न्यूक्लियर को लेकर के, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने बोला है। आसिम मुनीर अभी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, वहां से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी, और प्रधानमंत्री ने कहा न्यूक्लियर के धमकी को हम सहने वाले नहीं हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आगे अगर दुश्मनों ने यह जारी रखा तो सेना जो भी तय करेगी हम अमल में लाकर छोड़ेंगे। मतलब साफ चेतावनी दी है कि अगर अब पाकिस्तान और उसके आतंकी अगर देश में घुसने की कोशिश करते हैं तो सेना जो करना चाहेगी पूरी छूट है, और भारत आतंकियों और इस तरह के देश का नामो निशान भी मिटाने की कोशिश करेगा। साथ ही ये भी कर लिया कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, सिंधु की समझौता एक तरफा है और भारत से निकलने वाला पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है। प्रधानमंत्री ने ये देश को आगाह किया है, साथ ही कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और कहा है कि देश के किसानों ने नुकसान सहा है, देश के पानी पर सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों का हक है, आतंक को और उसे पालने पोसने वालों को हम अलग अलग नहीं मानेंगे। साथ ही मतलब आप समझिए सिमिलैरिटी कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि आप अगर आतंकी को पाल रहे हैं तो मतलब आप भी आतंकी हैं। उन्होंने कहा हम अलग नहीं मानेंगे, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा कहता है नहीं वो आतंकी अलग हैं।
प्रधानमंत्री ने सीधे दो टूक में कह दिया है कि अगर आप आतंकियों को पाल रहे तो आप भी आतंकी हैं, हम अलग नहीं मानेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतलब पाकिस्तान में हमने इतनी तबाही मचाई, अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और पाकिस्तान में अब मतलब डेली अपडेट उसमें आ रहा है कि अच्छा यहाँ भी तबाह हो गया था, वहाँ भी तबाह हो गया था, फाइटर जेट तबाह हो गए थे, उनके एयरबेस तबाह हो गए थे, ये सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुश्मन देश के अंदर कई 100 किलोमीटर घुस करके उनके आतंकी कैंप और हेडक्वार्टर को हमने खंडहर बना दिया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र भी सुदर्शन पे ही मैं आना चाहता था अभी। और ये जो पाकिस्तान पर उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री ने, ये ऐसे दौर में बोला है सिंधु जल समझौते को लेकर, जब पाकिस्तान से धमकी दी गई थी कि अगर डैम बनाया भारत ने, मुनीर ने कहा था ये अमेरिका में बैठ के कि अगर भारत ने डैम बनाया तो 10 मिसाइलों से हम उस डैम को पारिक कर देंगे। ये मुनीर का बयान था। तो जब 10 मिसाइलें मारने की बात होती है, मुनीर अमेरिका में बैठकर जब ये कहते हैं कि वो परमाणु हमला कर देंगे जिससे आधी दुनिया जो है वो संकट में आ जाएगी, तो उनके इस बयान के बीच में ज़रूरी हो जाता है सुरक्षा, कि अगर 10 मिसाइल मारने की बात पाकिस्तान कर रहा है तो भारत इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। तो इसके आगे उन्होंने क्या कहा? सुदर्शन पर बोला। और जो ये धमकी दे रहे थे मिसाइलों वाला, दुनिया ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये बहुत सारी मिसाइलें पठानकोट पे छोड़ रहे थे, यहाँ छोड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया। मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया। उस समय कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्र खड़ा था। और ऐसा चक्र कि पाकिस्तान के एक भी मिसाइल भारत के अंदर तो छोड़िए, उन्हीं के एरिया में उनको मार के गिरा दिया गया। और सुदर्शन चक्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह एक पावरफुल वेपर सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करेगा, मगर कई गुना ज़्यादा दुश्मन को हिट बैक करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में उसे आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब 2035 तक इसका उन्होंने टारगेट भी रख लिया है। उन्होंने कहा यह पूरी तरीके से आधुनिक होगा, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब देश में ही होगा, यानी मेक इन इंडिया की बात होगी। जब आप पूरी दुनिया में तमाम भारत को जब धमकी आती है, खासकर अमेरिका जैसे तमाम देशों की तरफ से, तो भारत मेक इन इंडिया पर फोकस रख रहा है और सुदर्शन का जो पूरा मामला तैयार होगा वो भारत के अंदर तैयार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगाकर विकसित किया जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान अभी सिर्फ मिसाइलों तक सोच रहा है तो भारत उससे आगे का सोच रहा है। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि हम मिसाइलें भारत पर दाग देंगे, तो मिसाइलें उन्होंने दागने की तो कोशिश की, बहुत सारी मिसाइलें अपनी दागने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी मिसाइलों का हश्र देखा। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सुदर्शन चक्र के द्वारा टारगेटेड प्रिसाइज विकसित करने में हम आगे बढ़ेंगे। तो सुदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें कही। घुसपैठ पर उन्होंने क्या बोला है? घुसपैठ क्योंकि एक बड़ी समस्या है, हम देश के अंदर भी देख रहे हैं तमाम, क्योंकि चुनाव के समय भी जब अभी एसआईआर का मुद्दा चल रहा है उस समय भी तमाम घुसपैठियों की चर्चा हो रही है कि कई जगह ये निकल करके सामने आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें एक बड़ा मुद्दा है, और म्यांमार के भी घुसपैठी भारत में है, इसके अलावा नेपाल से भी आ जाते हैं। तो घुसपैठ, और कहीं ना कहीं सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिश होती है चीन के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा। तो घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। मतलब उन्होंने देश को आगाह किया और उन्होंने कहा कि षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं ये घुसपैठिए। उन्होंने कहा कि मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि किस तरीके से घुसपैठ करने वाले ये लोग इस देश के युवाओं और बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये घुसपैठिए आदिवासियों के घरों में घुसकर उनकी जमीन कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है, यह सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश दूसरों के हवाले नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आज़ादी पाई है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम ऐसा नहीं होने दें। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन वो शुरू करने वाले हैं। ये एक बड़ा ऐलान है क्योंकि अब प्रधानमंत्री की नज़र घुसपैठियों पर है, क्योंकि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चेताया है कि घुसपैठ के जरिए इस देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है और देश के अंदर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो घुसपैठ को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है और ये संदेश पश्चिम बंगाल के लिए भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ से पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल आने के बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। दिल्ली हो, बंगलुरु हो, मुंबई हो, हर जगहों पर ये घुसपैठिए फैलते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर के इस देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जॉब्स पर भी, क्योंकि जॉब्स ऐसी चीज़ें इस पर पूरे युवाओं की नज़र रहती है, इस पर भी उन्होंने ऐलान किया है।
हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया, खासकर ये विपक्ष उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि रोजगार दिलाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना की उन्होंने घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 3 से 4 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। हालांकि अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि लोग कहेंगे 3 से 4 करोड़ सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा ये फोकस होता है कि हम अगर अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं तो इसी देश के युवाओं को नौकरी मिले। तो उन्होंने कहा कि हम एक योजना ला रहे हैं, इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा। और इन्होंने जॉब के बारे में जब बोलना शुरू किया था मन से, तो उसमें पहली लाइन जो थी वो यही थी कि देश के युवाओं के लिए खुशखबरी लाया हूँ। अब बातें जो हैं कई बार एक बात से दूसरी बात इंटरकनेक्टेड होती है। तो जब युवाओं के लिए खुशखबरी लाया हूँ ये कहा है, तो साथ ही उन्होंने जीएसटी पर भी बड़ी बात कही। जीएसटी पर क्या कुछ बदलने वाला जीएसटी पे? जीएसटी को लेकर लिखिए, जब जीएसटी आया था 2016 में, तब भी बहुत विवाद हुआ था। विपक्ष लगातार आरोप पे आरोप लगा रहा था। कोई उसे गब्बर टैक्स बता रहा था, कोई उसे लूटने वाला टैक्स बता रहा था, कोई कह रहा था कि ये सिर्फ लूटने की योजना है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम दिवाली में बड़ा सुधार करने वाले हैं, मतलब आने वाले 2-2.5-3 महीनों के अंदर ये बड़े सुधार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 8 सालों में, जब से ये लागू हुआ है, हमने बहुत सरल करने की इसको कोशिश की है। 8 साल बाद अब समय की मांग है कि हम इसका रिव्यू करें। तो ये रिव्यू होने जा रहा है और उसमें समीक्षा करेंगे। उसे राज्यों के साथ उन्होंने कहा कि बैठक भी हम चल रही है और आने वाले समय में इसमें बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो सभी राज्यों के साथ हम समन्वय स्थापित करके इस मसले पर आगे बढ़ेंगे और नए जीएसटी रिफॉर्म लाएंगे, जिससे हम अपने टैक्स की व्यवस्था में और सुधार ला पाएँ, जिससे आम जनता को राहत मिल पाए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सुविधा बनेगी, हमारे उद्योगों को लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा संदेश उन्होंने दे दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों को जीएसटी से जो समस्या थी, तो उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म करेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम इसके बारे में बैठें, सोचें और रणनीति बनाएं, और जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए और साथ ही जीएसटी को सरलीकरण करके इसको अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने की भी एक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली है। तो कुछ एक क्रांतिकारी फैसले जो हैं वो समझ लीजिए पाइपलाइन में हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दिवाली जो है इस बार डबल दिवाली जो करने वाले हैं, दिवाली पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो नोटबंदी जैसे जो फैसले हुए, तमाम और जो ऐतिहासिक फैसले हुए, इसी तरीके का एक फैसला जो है दिवाली तक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कुछ बड़ा हो दिवाली तक। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? फाइटर जेट की बात की है और साथ ही उन खनिजों को खोजने की भी बात की है जो अभी हमारे देश के समुद्रों में छिपे हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहाँ के खनिज बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे चीन में रेयर अर्थ मिनरल पाए जाते हैं, उसकी वजह से अमेरिका दबा हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने अब ऐलान किया है कि हम समुद्र मंथन की ओर बढ़ने वाले हैं। ये हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट भी है अध्यात्म में। तो अब समुद्र मंथन की ओर भारत बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डीप वाटर मिशन की शुरुआत होगी। समुद्र के अंदर जो गैस और तेल के भंडार छिपे हैं, हम उन्हें खोजेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ हम समुद्र के अंदर अपने खनिज खोजेंगे, तेल भंडार खोजेंगे, तो दूसरी तरफ हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्पेस सेक्टर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही देश के युवाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि क्या हम अपने देश में फाइटर जेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में या पहले भी युद्ध में निर्णायक भूमिका हमेशा वायुसेना निभाती है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि मैच जो है वो बैट्समैन बनाते हैं लेकिन जिताते बॉलर हैं, तो ठीक वैसे युद्ध में होता है। युद्ध जो है थल सेना और नौसेना बनाती है लेकिन जिताती वायुसेना है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस बात पर कोशिश करें कि हमारे लड़ाकू विमान अपने होने चाहिए, इंजन अपने होने चाहिए, जिससे हम देश के लिए और कुछ कर पाएँ। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है और कहा कि हम मेक इन इंडिया को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। उन्होंने युवाओं से अपील की है और साथ ही आह्वान किया है कि ठीक है, आप अपने देश में फाइटर जेट बनाने की कोशिश करिए। अच्छा, इसके अलावा आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा और शायद ये पहला मौका है जब आरएसएस के बारे में उन्होंने खुलकर कोई बात कही है, वो भी लाल किले की प्राचीर से। ये बड़ी बात है। आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो रहे हैं और आरएसएस के खिलाफ जितने विपक्षी पार्टियां, आप कांग्रेस समेत किसी का भी आप नाम ले लीजिए, लगातार आरएसएस पर वो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाती हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगाते हैं कि कई लोगों ने, तो कई सारे जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो आरएसएस को आतंकवादी संगठन तक कह चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आरएसएस की भूमिका की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस 100 साल से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर संघ के लोगों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और उन्होंने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आरएसएस पिछले 100 सालों से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है और राष्ट्र की सेवा कर रहा है।
इसके अलावा गवर्नमेंट फाइल्स के बारे में भी उन्होंने कहा, हालांकि चीज़ें पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, स्पीड अप हुई हैं ऑफिस में जो काम होता है खासतौर पर सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अभी भी पीएम मोदी की नज़र गवर्नमेंट फाइल्स पर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी पहली बार प्रधानमंत्री पद की, तब भी उन्होंने कहा कि हमें अपने काम के अंदाज में और तरीकों में बदलाव लाना होगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, मतलब वो लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। हम जो भी काम करें, ऐसा नहीं कि फाइलों में सिर्फ काम हो गया, यहाँ सड़कें बन गई, यहाँ हवाई एयरपोर्ट बन गए, यहाँ ये हो गई, यहाँ ये हो गई, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा और संदेश भी दिया है। ये संदेश उन अफसरों के लिए भी था जो काम में लापरवाही करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं तो पहले भी आती थी, लेकिन हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिया है कि हम ऐसी सरकार है कि जो योजनाओं को जमीन पर भी लाते हैं। उन्होंने कहा कोई हकदार छूटे नहीं और सरकार उनके घर तक जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहे। उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे जनधन, आयुष्मान भारत, इन सारी योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही पीएम आवास का भी जिक्र किया, पीएम स्वनिधि का भी जिक्र किया। तो उन्होंने एक भरोसा भी दिलाया है कि हमारी जितनी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। भाषा विवाद हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा है, राजनीति भी इस पर काफ़ी होती रही, दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, तो भाषा विवाद पर भी पीएम मोदी ने कुछ कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद से ही दक्षिण के राज्य खास करके लगातार हिंदी का विरोध कर रहे थे और बड़ा मुहिम लंबा चला। बड़े बड़े नेता मतलब अपनी लामबंदी कर रहे थे और एक मुहिम छेड़ रहे थे, दक्षिण बनाम उत्तर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अब पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हमारी संस्कृति की विविधता ही हमारी ताकत है। उन्होंने ये कहा कि आप भाषा के नाम पे लड़िए मत, बटिए मत, हमारी संस्कृति की जो विविधता है वही हमारी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने कहा कि हम इस विविधता को सेलिब्रेट करने की आदत बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज कुंभ का भी जिक्र किया, कि कहा कि भाई कैसे इतने विविध तरीके से लोगों ने जीवन को जिया। और साथ ही भाषाओं को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारा देश भाषाओं की विविधता से पुलकित है, इसीलिए मैंने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मत है कि भाषाएं जितनी विकसित होंगी हमारा नॉलेज को उतना ही बल मिलेगा। जब डेटा का जमाना है तो यह भाषाएं दुनिया को भी ताकत दे सकती हैं। हमारी सभी भाषाओं के लिए हर किसी को काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का ये क्लियर मैसेज है कि आप लैंग्वेज के नाम पर लड़िए मत, सारी भाषाओं का आप सम्मान करें। जितनी आपके पास भाषाएं होंगी आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। इसके अलावा एक और मुद्दा है ओबीसी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात की है, क्योंकि अब पिछले लंबे समय से 1.5-2-3 सालों में हमने देखा है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स ओबीसी और एससी एसटी की तरफ से ज़्यादा फोकस रही है। तो प्रधानमंत्री ने मतलब एक तरीके से उस वर्ग को भी चुनावी राजनीति के लिहाज से भी साधने की कोशिश की है। ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती आ रही है। हम उनकी जयंती पर समारोह शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो भी मंत्र दिए हम उसे, वो हमारे लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पिछड़ों को प्राथमिकता को हर पिछड़े के जीवन में उतारना चाहते हैं। तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि हमारे लिए पिछड़े भी बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने रखते हैं। 2 घंटे के करीब भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक बात कही, जिसमें राजनीतिक लिहाज से भी जो पॉलिटिकल विजन है पार्टी के लिए उसको भी साधने की कोशिश की, नेशनल सिक्योरिटी जो एक मुद्दा है उसे भी साधने की कोशिश की, फ्यूचर को लेकर इंडिया का क्या प्लान हो सकता है उसे लेकर भी एक विजन देने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम कोशिशों को आप किस तरीके से देखते हैं और पीएम मोदी का ये जो भाषण रहा लाल किले से, इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।